तो चलो अब हम शुरू करते हैं। अब ध्यान रखिए चीजों का, हमने क्या कर लिया है। हमने 1773 किया, देन 1781 किया, फिर 1784 किया, फिर 86 किया, फिर 1793 किया, फिर हमने 1813 किया, फिर 1833 किया, फिर हमने 1853 किया, फिर 1858 का गुड गवर्नेंस एक्ट किया, फिर 1861 किया, फिर 1892 किया, फिर 1909 किया, फिर गांधी जी आ गए और गांधी जी ने जो समझाया वो उसकी हमने बातें की। अब हम फेडरेशन की तरफ बनने पे मूव ऑन कर रहे हैं और हमने दो डिमांड हम लोगों ने रखी थी। और वो दो डिमांड क्या थी कि एक तो बाई कैमरलिज्म हमको चाहिए, हमको बाई कैमरलिज्म चाहिए, हमको द्विसदनात्मक शासन प्रणाली चाहिए। एक तो हमने ये डिमांड रखी थी, कल की क्लास में हमने समझा डिटेल में। और दूसरा हम लोगों ने क्या डिमांड रखी थी कि हमको डिवीजन ऑफ पावर चाहिए, हमको शक्तियों का विभाजन चाहिए, केंद्र और प्रांतीय स्तर पर हमको डिवीजन ऑफ पावर चाहिए, शक्तियों का विभाजन चाहिए। अब मैंने आपको कल भी समझाया था कि 1919 के एक्ट में इन्होंने हमें मूर्ख बना दिया और अंग्रेज ये सोच सोच के परेशान है कि भारतीयों को ये बातें समझ कैसे आई, भारतीयों को ये बातें समझ कैसे आई कि भाई ये डिवीजन ऑफ पावर, बाई कैमरलिज्म। तो पता लगा कि गांधी जी समझा रहे हैं इनको, बापू आ चुके हैं भारत में और वो समझा रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है समझना, जो बाई कैमरलिज्म है। अब मैं आपको बता रही हूं, आज कल मैंने थोड़ा बताया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट, आज इसको डिटेल में कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, और इसी को ही हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कह रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसमें मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय है, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का। अब समझते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डिवीजन ऑफ पावर हमने कहा था, जो हमने बाई कैमरलिज्म किया था, फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, आप कहेंगे विधायी, जिसको हमने आज के दिन संसद नाम दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हमने 6 मेंबर्स की काउंसिल के साथ 1858 में बना दिया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसको क्या कहोगे आप? केंद्रीय विधायी परिषद। इसको बाई कैमरल कर दिया। बाई कैमरल कैसे कर दिया कि इसके 2 सदन बना दिए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको आज के दिन आप राज्यसभा कहते हो, यानी अपर हाउस बना दिया, उच्च सदन आप जिसको कहते हो, ठीक है। और दूसरा लोअर हाउस बना दिया, जिसको आज के दिन आप लोकसभा कहते हो, निम्न सदन, निम्न सदन। और उस समय इसको क्या कह रहे थे? लेजिस्लेटिव असेंबली नाम इसको दिया था। क्या नाम दिया था? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा नाम दिया था, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दिया था, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन यानी अपर हाउस नाम दिया, लोअर हाउस यानी निम्न सदन। पहली बार 1919 के कानून में ये हो गया हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ? सेकंड नंबर आप देखोगे और क्या हुआ इसमें, जो हम डिवीजन ऑफ पावर कह रहे थे, इन्होंने वो डिवीजन ऑफ पावर दिया, इन्होंने वो डिवीजन ऑफ पावर दिया पर अधूरा, जिससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे दिया इन्होंने? समझो, इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की जगह दिया डायआर्की, यानी डबल रूल, द्वैध शासन जिसको कहते हैं, डबल रूल, क्या कहते हैं इसको? दोहरा शासन इन्होंने दिया। कैसे दिया? समझो,
डाई आर्की, आर्की का मतलब होता है जैसे मोनार्की, शासन करना, मोनार्की यानी मोनो, एक द्वारा शासन, मोनार्की, है ना। ऐसे लोकतंत्र का आप पोलीआर्की कहते हो, बहुतंत्र, यानी बहुत लोग शासन कर रहे हैं। डाईआर्की जिसमें दो रूल कर रहे हैं, दो जन। तो यहाँ पे कौन से दो रूल थे, डायआर्की क्या था, अब इसको समझो, मैंने कल भी थोड़ा सा समझाया है। इसमें हर एडमिनिस्ट्रेशन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक बांट दिया सेंट्रल लेवल पर और एक बांट दिया प्रोविंशियल लेवल पर। और इन्होंने हर सब्जेक्ट को, चाहे वो शिक्षा संबंधित था, चाहे वो फॉरेन अफेयर रिलेटेड था, उनके टुकड़े कर दिए। एक बना दी सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, ठीक है, केंद्रीय सूची, और एक बना दी प्रोविंशियल लिस्ट, जिसको बना दिया प्रांतीय सूची। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो डाल दिए इन्होंने सेंट्रल लिस्ट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो किस में डाल दिए, वो डाल दिए इन्होंने सेंट्रल लिस्ट में, जिसको फेडरल लिस्ट भी आप कहते हो, ठीक है। और इसकी सारी ताकत किसके हाथ में दे दी, वायसराय के हाथ में दे दी, कि तुम देखोगे क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया जिसको कहा इन्होंने रिजर्व्ड लिस्ट, आरक्षित सूची, हिंदी में क्या कहेंगे, आरक्षित सूची, कुछ सब्जेक्ट जिसको आरक्षित सूची में डाल दिया। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर डाल दिया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में डाल दिया, यानी कि स्थानांतरित वाले विषय। इसमें कैसे थे, ये बिल्कुल जनसाधारण की चीजें थी, जैसे इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट की चीजें डाल दी, ठीक है। इसके अंदर हेल्थ सैनिटेशन ये वाली चीजें डाल दी, हेल्थ की, सैनिटेशन की, ये वाली चीजें डाल दी। इसके अंदर शिक्षा डाल दी। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स थे वो डाल दिए ट्रांसफर्ड लिस्ट में, ठीक है। और ये किसके हाथ में दे दिए, ये मिनिस्टर्स के हाथ में दे दिए। जैसे आपको पता है कि 1858 में हमने देखा पोर्टफोलियो बांट दिए गए, शिक्षा विभाग अलग बना दिया, हेल्थ विभाग अलग बना दिया, ठीक है, स्थानीय सरकार का विभाग अलग बना दिया, ये विभाग अलग कर दिए, ठीक है। हर विभाग के ऊपर एक मंत्री बिठा दिया, उनमें से कुछ मंत्री भारतीय थे, एक आधे बाकी कैबिनेट रैंक के मंत्री नहीं थे, सब ब्रिटिशर्स ही थे। तो ये ताकत किसके हाथ में दे दी, मिनिस्टर्स के हाथ में दे दी। लेकिन इस मिनिस्टर के ऊपर भी कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नर का, गवर्नर का। और गवर्नर के ऊपर कौन बैठा है, वायसराय, गवर्नर के ऊपर कौन बैठा है, वायसराय। और ये जो आरक्षित सूची है इसमें भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर के, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो किसके हाथ में दे दी इन्होंने, गवर्नर के हाथ में दे दी। मतलब कि जो सेंट्रल लिस्ट है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बाहरी देशों से संबंध क्या रखोगे, सिक्योरिटी, आर्मी, ये सारी चीजें तो इन्होंने अपने हाथ में रखी, वायसराय के हाथ में दे दी। प्रांतीय सूची में रिजर्व्ड लिस्ट बना दी और वो रिजर्व लिस्ट गवर्नर के हाथ में दे दी। किसके हाथ में, गवर्नर के हाथ में दे दी। गवर्नर के ऊपर कौन बैठा है, वायसराय बैठा है, वो ही कंट्रोल करेगा। और ट्रांसफर्ड के अंदर ये वाले कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दी और मिनिस्टर्स के हाथ में ये सूची दे दी कि आप कानून बनाओगे। और मिनिस्टर्स के ऊपर गवर्नर बैठे, गवर्नर के ऊपर वायसराय। यानी कि दिखने में तो अपने को ये लग रहा था कि हमारे लिए काम हो रहा है, लेकिन हकीकत में हमारे लिए कुछ था ही नहीं। हमने मांगा था डिवीजन ऑफ पावर, 3 अलग अलग सूची। जैसे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ऐसे राज्य सरकार भी इंडिपेंडेंटली कुछ विषयों पे कानून बनाए, हमने ये मांगा था। लेकिन इन्होंने क्या पकड़ा दिया अपने को, डबल रूल, डायआर्की। ये 1919 में हो रहा है, ठीक है। ये दो काम आपको समझ आए होंगे, बाई कैमरलिज्म दे दिया, डायआर्की दे दिया। तीसरा इन्होंने 1919 में और क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करने शुरू कर दिए, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू कर दिए, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन सभी को ताकत नहीं दे रहे हैं, ये ताकत नहीं दे रहे हैं वोटिंग की, वोटिंग राइट्स लिमिटेड कर दिए। जो मत का अधिकार है वो बहुत लिमिटेड कर दिया, वोटिंग राइट्स जो है वो लिमिटेड कर दिए। किनको वोटिंग राइट्स मिले, केवल 3% जनसंख्या ही वोट कर सकती थी। और ये 3% जनसंख्या कौन है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो ब्रिटिश सरकार को टैक्स दे रहा है, जो पढ़ा लिखा है। इसके आधार पे इन्होंने 3% जनसंख्या को ही वोटिंग अधिकार दिए थे। अब सवाल यह आएगा, क्या महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिए थे, तो यस, 1% महिला को, 1% विमेन को, मुश्किल से, जो पढ़ी लिखी है, जो प्रॉपर्टी भी जो ओन कर रही है, जिसके हाथ में टैक्स की पावर भी है, 1% महिला को इन्होंने वोटिंग राइट्स दिए थे।
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आया है, हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे पहली बार 1919 में। और साथ में क्या किया, जो 1909 में आपने देखा कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे, इन्होंने अब मुसलमानों के साथ साथ सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इनके लिए भी जो है, इनके लिए भी क्या कर दिया, अब सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचक, सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू कर दिए। मतलब कि सिखों को सिख समुदाय वोट देगा, यूरोपियंस को यूरोपियंस वोट दे रहे हैं, एंग्लो इंडियंस को एंग्लो इंडियंस वोट दे रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने जो बंटवारा है देश का बहुत खूबी से करने की सोची है, और ये काम इन्होंने कर दिए हैं अभी तक। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अच्छा, और इन्होंने इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी अलग दे दिया था। भारतीय क्रिश्चियन जो है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उनके लिए भी अलग सीटें रिजर्व करके उन सीटों पे केवल क्रिश्चियन ही वोट देंगे, ये काम इन्होंने कर दिया था। अब जो संप्रदायवाद है वो सिखों में, ईसाइयों में, यूरोपियंस में, इनके अंदर भी फैलाया जा रहा है। पहले तो यूं बताओ, इन 4 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? इन 4 पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार बता दीजिए। इन 4 में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, जल्दी बताएं। चारों में कोई भी डाउट है तो क्लियर? रूही, पहले दोबारा बता दूं। पहला पॉइंट था बाई कैमरल, जब तुम बात कर रही थी ना, मैंने तब बताया, जब तुम किसी के साथ बात कर रही थी, और इसीलिए मैंने कमेंट्स बीच में ब्लॉक किए थे। प्रियंका, आरक्षित होता है मतलब रिजर्व्ड। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षित, यानी कि वो सूची जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आरक्षित रहेंगे। ठीक है, कि स्टेट किससे रिलेशन रखेगा, नहीं रखेगा, स्टेट क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो सारे मैटर आरक्षित सूची में इन्होंने डाले हुए हैं। ठीक, पहला जो इसने पूछा, जैसे आज के दिन लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि द्विसदनात्मक बाई कैमरलिज्म पहली बार इन्होंने दे दिया था। बाई कैमरल, द्विसदन, बाई मतलब दो और कैमरल मतलब कमरे, द्विसदन प्रणाली जो है वो सेंट्रल लेवल पे दी है, अभी स्टेट में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस आ गए थे, जैसे आज के दिन आप वोट करते हो, ऐसे ही कुछ भारतीयों को वोटिंग राइट्स मिल गए थे अपने मंत्रियों के लिए, लेकिन केवल 3% जनसंख्या को, जो पढ़ी लिखी है, जिसके पास संपत्ति है, जो टैक्स दे रही है, और 1% महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। ये था तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये टोटल थी सोनू 3%, टोटल जनसंख्या, मेल प्लस फीमेल। ठीक है, इसके बाद अब तुम यूं देखो इन्होंने और क्या किया। इन्होंने और किया, लंदन में, लंदन में भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए हाई कमीशन बना दिया, उच्चायुक्त बना दिया, यानी कि हाई कमिश्नर बना दिया। जैसे आज के दिन ब्रांड एम्बेसडर जाते हैं ना, ऐसे हाई कमिश्नर ऑफिस बना दिया लंदन में इंडियंस के लिए, कि भारत से अगर कोई उच्चायुक्त या फिर हाई कमिश्नर ऑफिसर जा रहा है लंदन में, तो वो यहां रहेगा, यहां निवास स्थान करेगा, ऐसे ऐसे काम होगा। ये काम कर दिया। साथ में इन्होंने प्रोविजन दे दिया, प्रोविजन दे दिया, प्रावधान बना दिया। किस चीज के लिए? प्रावधान बना दिया कि हम एक सर्विस, सिविल सर्विस कमीशन बनाएंगे। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज के दिन आप यूपीएससी कह रहे हो, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, हिंदी में इसको क्या बोलोगे?
केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ये बनाने की बात कह दी, अभी बना नहीं था 1919 में। कहा कि ऐसा बनाएंगे, अभी बना नहीं है। बनेगा कब? बनेगा ये 1926 में। 1926 में बनेगा। इन्होंने कह दिया 1919 में कि हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन अभी बना नहीं था। ठीक है, 1926 में बना है, इसको याद रखना। ठीक है, पहली बार इन्होंने क्या किया, और क्या किया पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट अलग अलग कर दिए। प्रोविंशियल यानी जिसको आज के दिन आप स्टेट कहते हो, प्रांतीय बजट। ठीक है, पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग अलग कर दिए। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय बजट जो है वो अलग कर दिए, पृथक कर दिए, सेपरेट कर दिए। पहली बार ऐसा हो रहा था। जैसे आज के दिन होता है ना, हरियाणा का बजट, गुजरात का बजट, पंजाब का बजट, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बजट्स हैं ये सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर अलग अलग कर दिए थे पहली बार 1919 में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था इसको समझो, और साथ में ये कह दिया कि ये जो भी कानून हमने बनाया। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, एक और चीज, जो वायसराय की काउंसिल में, वायसराय की परिषद में जो 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, 6 कार्यकारी सदस्य जितने होते हैं, यानी 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो थे, उनमें से 3 मेंबर भारतीय कर दिए। जैसे पहले एक सिर्फ सत्येंद्र नाथ सिन्हा 1909 में ऐड हुए थे एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, सिर्फ एक हुए थे 1909 में, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, लेकिन यहां 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऐड कर दिए गए जो इंडियन होंगे। 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर, इनमें से 3 भारतीय होंगे, ऐसा कह दिया। इनमें से 3 मेंबर जो है वो इंडियन होंगे, 3 मेंबर्स इंडियन होंगे। ठीक है, 8वां पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ये काम इन्होंने कर दिया। एक, राजाओं को खुश करना है, क्योंकि आपको पता है कि गांधी को यह बात समझ आ गई कि ये राजा लोग नहीं चाहते कि अंग्रेज यहां से जाएं, राजा लोग नहीं चाहते कि सुजरैनिटी खत्म हो। बे सुजरैनिटी क्या है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया है। राजा लोग नहीं चाहते कि अंग्रेज यहां से जाएं और हमारे मजे खत्म हो। ये चीज अंग्रेजों के पल्ले पड़ गई कि गांधी को ये बात समझ आ गई, और अब भारत को वो यही कह रहा है कि राजा को मनाओ। अगर राजा मान गए तो पूरा भारत एक हो जाएगा और हमको बहुत जल्दी यहां से जाना होगा। तो उन्होंने राजाओं को खुश करने के लिए क्या किया, एक नरेंद्र मंडल चैम्बर बनाया। राजाओं की खुशी के लिए, राजाओं की खुशी के लिए उन्होंने, भाई इनको भी तो पटाके रखना है ना इन्होंने, तो राजाओं की खुशी के लिए इन्होंने नरेंद्र मंडल चैम्बर बनाया। ये नरेंद्र मंडल चैम्बर क्या है, मैं बार बार चैम्बर बोल रही हूं। ये कक्ष था एक चैम्बर, ये क्या था, ये मीटिंग करते थे राजाओं के साथ, और इस मीटिंग में राजा अपनी इच्छा अंग्रेजों से डिस्कस कर सकते थे। राजा अपनी इच्छा, अपनी जो चाहत है वो अंग्रेजों के सामने रख सकते थे कि अब हम ये चाहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों से कह सकते थे। और ये जो मंडल है ये 1921 से स्टार्ट हो गया था, इस्टेब्लिश्ड इन 1921, अनाउंस कर दिया 1919 में, एंड इस्टेब्लिश्ड इन 1921। इसको बोलते हैं नरेंद्र मंडल चैम्बर। 1921 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, 1921 से ये शुरू हुआ है। उसके बाद इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने ये कह दिया कि भाई अब जो भी ये 1919 में हमने सुधार किए हैं इनको लागू करेंगे देश में, और 10 साल के बाद इसका फिर से रिव्यू होगा। 10 साल के बाद इसका रिव्यू होगा। ठीक है, जो भी बदलाव की गुंजाइश होगी वो 10 साल के बाद करेंगे, 10 साल में यही कानून लगेंगे। अब लोग खुश, लोगों ने, राजा तो वैसे पहले भी खुश थे, अब और खुश हो गए। अब लोगों ने क्या कहा गांधी को आके, गांधी देखो द्विसदनात्मक ले आए, देखो आपने डिवीजन ऑफ पावर कहा था, पावर ले आए। गांधी जी ने क्या कहा, क्या खाक ले आए। ये जो हाउस बांटे हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, इसमें तुम कहां हो। ये जो डायरकी आया है इसमें अपने हाथ में ताकत आई नहीं, वायसराय के हाथ में सारी ताकत। अब आप क्या करोगे, अब क्या करें। हाँ जी बिल्कुल पानू शर्मा, ये जो चैम्बर था इसमें 120 मेंबर थे, ये भी बता दें 120 मेंबर थे, और इन 120 मेंबर्स में से 108 जो है वो प्रिंसेस थे। ठीक है, 108 राजकुमार हैं, ये अलग अलग साम्राज्यों के, टोटल 120 मेंबर थे। ठीक है, कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। गांधी बोला पागल बनाता हमें,
अंग्रेजों को कह रहा है पागल बनाते हो हम, अब हम करेंगे असहयोग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम बताते हैं कि हमारी मदद की वजह से तुम यहां पे पहुंचे हो, इतना जो तुमने भारत को ऑक्यूपाई किया है, अब हम तुम्हारे सहयोग नहीं करेंगे और हम असहयोग आंदोलन। गांधी जी तो ये कहते थे राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, ठीक है, राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, इनके कानून तोड़ना ही मेरा धर्म है, गांधी जी तो ये बात कहने लगे थे। और ये प्रेशर इतना बढ़ता चला गया क्योंकि आप देखोगे उस समय जो चरमपंथी लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जैसे भगत सिंह, जैसे सुभाष चंद्र बोस, वो भी अब एक्टिविटीज करने लगे हैं। तो जो प्रेशर है वो ब्रिटिश सरकार पे बढ़ता ही जा रहा था। असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से चरम सीमा पर पहुंच रहा था, पूरा भारत एक हो रहा था। तो अंग्रेजों के ऊपर जो बढ़ता प्रेशर था उसकी गूंज यूरोप के तक जाती है, ब्रिटेन तक जाती है। और जो साइमन कमीशन 10 साल बाद आना था, यानी 1929 में आना था, उसको 2 साल पहले ही बुला लिया गया 1927 में कि आओ और 1919 के अंदर जो ये हमने सुधार किए थे इनको रिव्यू कर दीजिए, नहीं तो ये हमारी जान खा जाएंगे। और 1927 में ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आ जाता है। अब ये आए, उतरे ट्रेन से, देखा भाई इसमें तो एक भी इंडियन नहीं है, सारे यूरोपियन थे। ठीक है, 7 मेंबर थे, ये 7 मेंबर्स थे, और 7 के 7 जो है ऑल वर यूरोपियन, सारे यूरोपियन थे, कोई भी इसमें इंडियन था ही नहीं, नो इंडियन। तो बोले ये हमारे बारे में सोचेंगे क्या जब इनको हमारे दर्द का पता ही नहीं। जो इंसान कभी गांव गया ही नहीं उसको गांव की समस्याओं का क्या पता। यही तो प्रॉब्लम थी पहले राहुल गांधी के साथ, जिस जिस समय वो बहुत बच्चे थे और राजनीति में उनको धकेल दिया गया, उनको पता ही नहीं समस्या क्या है देश में, वो कानून क्या बनाएंगे। धीरे धीरे आज के लेवल पे वो इतना मैच्योर राहुल गांधी जो आपको दिखता है, वो कभी अतीत में नहीं था। वो वही बंदा है जो किसानों से यूं कहता है कि अनाज में प्रॉब्लम है, अनाज में बचता नहीं, तो तुम खरीद क्यों नहीं लेते कहीं से, तुम उगाते ही क्यों हो। ये वो राहुल गांधी था जो आज के दिन पूरी भारत यात्रा कर देता है। तो अब यहां पर भी आप देखो कि जब कोई इंडियन है ही नहीं, उसको इंडियन का दर्द क्या पता, और वो कैसे सुधार करेगा, वो कैसे सुधार करेगा। 1929 में आना था और ये 1927 में ही आ गया। यस, दिस वाज व्हाइट कमीशन, यस अमनजोत। तो अब क्या होगा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन आए, हम लोगों ने साइमन गो बैक और ऑल जितनी भी इंडियंस थे उन सब ने इनका विरोध किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इनका विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगे और इसमें लाला लाजपत राय जी की हत्या हो गई, मौत हो गई लाठी चार्ज में, लाला लाजपत राय की मौत हो गई। ठीक है, उनका इस विद्रोह के अंदर उनकी मौत हो गई। अब जो ये साइमन कमीशन आया है, इसने क्या कहा, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2930 में। रिपोर्ट कब सबमिट की, रिपोर्ट सबमिटेड इन 1930। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि ये जो डायरकी है इसको हम एबॉलिश कर देंगे। ये जो डायरकी है, ये जो द्वैध शासन है, दोहरा शासन है, इसको हम एबॉलिश कर देंगे। ये बात इन्होंने कहा क्योंकि कैसे ना कैसे करके तो भारत को शांत करना था ना। ठीक है, कैसे ना कैसे करके भारत को शांत करना ही था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई कि हम व्हाइट पेपर बना रहे हैं, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए हम जो है व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र बना रहे हैं। श्वेत पत्र क्या होता है, एजेंडा सरकार का जिस कागज पे लिखा होता है उसको श्वेत पत्र कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक सुधारों के लिए हम ये कर रहे हैं। और साथ में ये कह दिया कि ये जो सांप्रदायिक चुनाव हम लोगों ने शुरू किए हैं, कॉम्युनल
इलेक्शन जो शुरू किए हैं, सिखों को सिख देंगे, ये तो कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ये डायरकी है, इसको हमें एबॉलिश कर देना चाहिए, ये समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ये बात इन्होंने कह दी, ठीक है। अब इसी बीच होता क्या है, गांधी इरविन समझौता होता है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 3 में से 2 में गांधी जी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पे दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, और जिसके चलते मैकडॉनल्ड का कम्युनल अवार्ड जो है वो भारत के अंदर आता है अगस्त 1932 में, रामसे मैकडॉनल्ड, अगस्त 1932, रामसे मैकडॉनल्ड, इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। ये क्या था कम्युनल अवार्ड? ये माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, ये अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, ये दलितों की बात कर रहा है। इसने क्या कहा, हम पृथक निर्वाचन यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दलितों के लिए भी यानी डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी अलग कर रहे हैं। डिप्रेस्ड क्लास के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी और सेपरेट इलेक्टोरेट हम इनको भी दे रहे हैं। जो मुस्लिम सिख वगैरह इनके थे वो तो चलेंगे, और साथ में डिप्रेस्ड क्लास SC ST, उस समय ये ट्राइब और शेड्यूल कास्ट बटी नहीं थी, लेकिन जो शुद्र जाति में पहले आते थे फिर वो दलितों में डिप्रेस्ड क्लास में आ गए, बोले इनके लिए भी पृथक निर्वाचक आएंगे। अब गांधी जी नाराज हो गए, बोले ऐसे तो हरिजन, जिनको हरिजन नाम दिया गांधी जी ने, बोले ऐसे तो ये कभी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकेंगे, ये हमेशा अलग थलग रह जाएंगे। मैं चाहता हूं ये बाकी लोगों की तरह रहे, आप इनको दलित या कुछ भी ऐसा कहो ही मत, इनको मेन स्ट्रीम में रहने दो जैसे एक आम आदमी रहता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर को यह पता था, ये जो उत्तर वैदिक काल से जो ये वर्ण व्यवस्था चलती आ रही है और जिसके कारण भारत के अंदर ये जो समाज के अंदर इतने सारे भेदभाव हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, और ये अगर खत्म करने हैं तो खुद दलित को उस सभा में बैठना होगा कानून बनाने के लिए, ताकि उनके दर्द को वो बता सके उस सभा में। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग सीटों की डिमांड की थी, पर गांधी जी नाराज रह गए, गांधी जी जो है वो नाराज हो गए। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने यरवदा के पुणे जेल में थे उस समय, गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे और वहां पे अनशन पे बैठ गए, हंगर टिल डेथ, बोले जब तक मरूंगा नहीं कुछ नहीं खाऊंगा, हंगर टिल डेथ। बोले ये क्या है, ये वापस लो, ये जो तुमने ये कम्युनल अवार्ड घोषित किया है अगस्त 1932 में रामसे मैकडॉनल्ड ने, इसको कहो ये खत्म करे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा चाहे मेरी मृत्यु हो जाए। भीमराव अंबेडकर ने इनको बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। अब फाइनली होता क्या है, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक कंसेंसस होता है कि ठीक है कुछ सीटें आरक्षित रखेंगे, ठीक है। तो अंबेडकर और गांधी जी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन सीटों पे सिर्फ दलित ही वोट देंगे। किस चीज पे राजी हो गए कि ठीक है सीटें तो आरक्षित कर दो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दलितों को सिर्फ दलित ही वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। वोट सारे दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन सीटों को आरक्षित करना है कर दो। और ये जो कंसेंसस हुआ अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, इसको ही पूना पैक्ट कहते हैं, इसको ही पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है। उधर भारतीयों का खून उबल रहा है, भारतीयों का खून उबल रहा है, बोले हमने जो मांगा था हमें वो दिया नहीं, इतना पागलपन हमें आप किए जा रहे हो और देश को तोड़े जा रहे हो दलितों के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे, एंग्लो इंडियंस यूरोपियंस के नाम पे। बोले क्या हमारे भारत का हाल कर दिया, हमने जो मांगा था वो हमको चाहिए। गांधी जी बार बार पुश कर रहे हैं, बोले वही मांगो, अपना फेडरेशन बनाना अपने को, राजाओं को मनाया जा रहा है सुजरैनिटी त्याग दो, वो मानने को तैयार नहीं है। बोले भारत एक होगा कैसे। तो फाइनली जब देखा अंग्रेजों ने और साइमन कमीशन ने भी जब रिपोर्ट तैयार की, तो उससे समझ ये आया कि जो ये मांग रहे हैं वो देना तो पड़ेगा। अब इसको तुम कितना डीले कर सकते हो वो अंग्रेजी सरकार की ताकत है और समझदारी है। अब उन्होंने फिर भी हमने जो 1919 में मांगा था
उन्होंने फिर भी इतने साल खींच दिए और वो चीज 1935 में हमको मिलेगी। ठीक है, वो चीज जो है वो 1935 में मिलेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। चंचल रविंदर कुमार, क्लास बिल्कुल भी नहीं रुक रही। वोट सभी नहीं दे, हाँ वोट, अच्छा वो दलितों के लिए बोल रहे हो आप। क्लास किसी की रुक रही है क्या चंचल के अलावा? मेरे में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही इंटरनेट जा रहा है, बहुत अच्छी स्पीड है मेरे सामने, ये स्पीड का जो चार्ट है वो चलता रहता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करेंगे, जिसको आप इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हो, अंतरिम संविधान के नाम से जानते हो, क्योंकि आज के संविधान का भी 70% हिस्सा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है। प्रिया कह रही है मैडम दलित वाली बात एक बार और बता दूं तो सुन लीजिए प्रिया। देखिए, हुआ क्या था, जैसे भीमराव अंबेडकर हमेशा दलितों के लिए बोले हैं, क्योंकि वो महार जाति से थे और उन्होंने वो सब कुछ सहा है बचपन से, तो वो यही चाहते थे कि जिस चीज को लेके आज मैं परेशान हूं, आगे आने वाले समय में ये जो अनटचेबिलिटी है ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, ये चीज कब खत्म होगी? अब तुम ना एक बात समझना प्रिया, तुम्हारे हक की बात तुमसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। जैसे जैसे आप एक बात को समझना, ये एक हार्श ट्रुथ है। जैसे मैं टीजीटी एसएसटी पढ़ाती हूँ, तो कुछ गलत होता है तो मैं टीजीटी एसएसटी के लिए ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन गहराइयों का। अगर मैं किसी गांव से बिलोंग करती हूं तो मुझे मेरे गांव की समस्याएं पता है, और मुझे कहीं रिप्रेजेंट करना होगा तो मेरे दिमाग में वही समस्याएं आएंगी, और मैं वही बात ठीक करने के लिए बोलूंगी कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, शिक्षा अच्छी नहीं है, लाइब्रेरी बनवा दो, खेल का मैदान बना दो, एक जिम होना चाहिए, एक एटीएम होना चाहिए, बैंक होने चाहिए, एक छोटा सा मेगा मार्ट बनवा दो गांव के अंदर जिससे सारा सामान एक जगह मिल जाए। मैं क्या कर रही हूं, मैं वो समस्याएं बता रही हूं जिसको मैंने फेस किया है। बिल्कुल इसी तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर, जो उन्होंने बचपन से फेस किया है, शिक्षा में, नौकरी में, समाज में, धर्म में, ये मंदिर नहीं जा सकते, ये नहीं, उन्होंने कहा हमारे हक की बात तब ही आगे आएगी जब हमारा बंदा वहां पे बैठेगा, जब कोई दलित दलित की सीटें आरक्षित होंगी। तो उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड रखी और उनकी डिमांड मानी गई, और जिसके चलते जो रामसे मैकडोनल्ड हैं ब्रिटेन के, उन्होंने 1932 अगस्त के अंदर ये कॉम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया कि जैसे अभी तक मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए अलग अलग सीटें थी और उन्हीं जाति के लोग, उन्हीं धर्म के लोग उनको वोट दे रहे हैं, इसी तरीके से दलितों के लिए भी सीट आरक्षित की जा रही है और इनको दलित ही वोट देंगे। गांधी जी नाराज हो गए, बोले ऐसे कभी दलित मेन स्ट्रीम में आएगा ही नहीं, बाकी जैसे लोगों की तरह होगा ही नहीं, वो दलित दलित ही रह जाएगा, हमेशा शूद्र ही कहलाया जाएगा, उसको तुम जनरल क्यों नहीं होने देते? पर अंबेडकर को पता था ये समाज, ये कुरीतियां, ये कभी उसको जनरल बनने ही नहीं देंगी, तो हमें हमारे लिए कानून चाहिए। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर ने जब गांधी जी से बात की, तो गांधी जी ने यही कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, अगर तुमको लगता है ऐसा कि इससे चीजें सुधरेंगी तो ठीक है, आप सीटें आरक्षित करवा लो, लेकिन दलितों को दलित ही वोट दें, ये मैं मंजूर नहीं कर सकता। आप कहो कि दलितों को वोट सारे देंगे, चाहे सीटें आरक्षित करवा लो। समझ गए? ये था प्रिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जितने भी मेरे नए स्टूडेंट, नए दोस्त मेरे जुड़ रहे हैं मुझसे, जैसे रूही तुम तो पिटोगी, इतनी पुरानी होने के बाद भी तुम बीच में फालतू की बात कर रही हो।
मैंने तुम्हें सबको क्या कहा हुआ है, जिस समय मैं कुछ समझा रही हूं मैं टोटली उस फ्लो में होती हूँ, मैं उस मेरा मोमेंटम ही उसके अंदर, यूं मान लो कि मैं उस समझौते में गई हुई हूं, मेरा दिमाग वहां होता है, और तुम बीच में अगर कोई और बात करते हो तो मेरा फ्लो टूट जाता है, जिससे वो कनेक्टिविटी नहीं रह पाती। फिर मैं भी तुमको बस वो शब्द बता दूंगी कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, बस वो लिखवा दूंगी, उससे कोई फायदा थोड़ा ना होगा जब तक आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेंगे। मैंने तुम्हें बताया है, आते ही 5 मिनट यही भाषण दिया है, कहां से क्या करना होता है नहीं करना होता है, जो डाउट्स तुम्हारे आ रहे हैं वही बताया है, ठीक है। अब लास्ट के 5 मिनट में भी मैं बता दूंगी, लेकिन प्लीज जिस समय मैं पढ़ा रही हूं उस समय पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि फिर यही बातें तुम फोन पे दोबारा फोन करके पूछोगे, मैडम कौन सा फोल्डर, मैडम कौन सी क्लास, मैडम कौन से नोट्स। वो बात तो तुम फोन पे चैप्टर नहीं पढ़ सकते, वो बात तो तुम फोन पे भी मुझसे पूछते हो, मैसेज में भी पूछते हो। हाँ जी प्रियंका। ऐसा कुछ नहीं हुआ रूही। 27 के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही पढ़ेंगे, दैनिक दिनचर्या नहीं पढ़ रहे हम कि फिर 27 में दिसंबर में ये हुआ, जनवरी में ये हुआ। चलो अब आगे देखो, अब देखो क्या होगा। अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, और यहां पे अगर राजा लोग मान जाते, राजा लोग मान जाते, तो इसी दिन 1935 में ही आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाता, जो 1947 में मिला था। अब जो बच्चे यूं सोच रहे हैं ये डोमिनियन स्टेटस क्या था, तो कल की क्लास देखो। जो बच्चे सोच रहे हैं ये सुजरैनिटी क्या था, कल की क्लास देखो, मैंने समझाया है, ठीक है। तो अब बात को समझे। अब आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये जो कानून था, ये जो बहुत ज्यादा बड़ा था, ये बहुत ज्यादा वास्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 10 अनुसूची, 321 सेक्शन, 321 सेक्शन थे इसमें, और 10 शेड्यूल्स थे, इतना बड़ा था ये। और आज का भारत, इसलिए इसको इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं हम, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अंतरिम संविधान के नाम से जानते हैं, अंतरिम संविधान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो आज का आप संविधान देखते हो, आज का संविधान, उसका 70% हिस्सा, उसका 70% हिस्सा जो है वो यहीं से है, वो 1935 के कानून से ही है। यानी जो हमने डिमांड की थी वो सारी की सारी, सारी तो नहीं, मोस्टली ऑफ डिमांड्स यहां पे मानी गई। सबसे पहले अंग्रेज कह रहे हैं कि जो तुमने मांगा अब हम आपको दे रहे हैं फाइनली। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो डायरकी थी उसको तो कर दिया खत्म, डायरकी उसको कर दिया खत्म। ये सवाल बनता है कि डायरकी शुरू कब हुआ और अंत कब हुआ, मुझे इस चीज का उत्तर चाहिए। डायरकी शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, मुझे जल्दी से बताएं, मुझे जल्दी से बताएं, डायरकी शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, आंसर आना चाहिए फटाफट। सवाल समझो, मैंने पूछा डायरकी शुरू कब हुआ और ये खत्म कब होगा। 1919 में शुरू हुआ है, वेरी गुड मनदीप, संतोष निधि, बहुत बढ़िया। और खत्म कब हुआ है, 1935, वेरी गुड कविता। तो 1919 में शुरू हुआ है, 1935 में ये खत्म हुआ है। ये सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनते हैं, सबने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है, वेरी नाइस। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तमन्ना आई हुई है। हीरा की तमन्ना थी कि पन्ना मुझे मिल जाए। अंजलि भी चुपके चुपके पढ़ रही थी, वेरी गुड। ये जो होते हैं ना साइलेंट लिसनर, यही कुछ कमाल करते हैं, और फाइनली फिर मैसेज आता है, मैडम मेरा हो गया, मैं आपके बैच से था, मुझे पता ही नहीं होता। अच्छा तुम मेरे बैच से थे। आज रूही पिटाई खाएगी, 2 बार बच गई है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या कहा कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं।
जो आपने मांगा था, यानी कि जो आपने प्रांतीय स्वायत्ता मांगी थी, हम आपको वो दे रहे हैं। कैसे दे रहे हो भैया? इन्होंने कहा हम आपके विषयों को 3 लिस्ट में बांट रहे हैं। 3 लिस्ट में बांट रहे हैं। कौन कौन सी थी ये 3 लिस्ट? एक बना दी इन्होंने फेडरल लिस्ट, जिसको आज के दिन आप यूनियन लिस्ट कहते हो। ठीक है, संघीय सूची, हिंदी में क्या बोलोगे इसको? संघीय सूची बना दी। एक बना दी प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल यानी प्रांतीय सूची, जिसको आज के दिन आप स्टेट लिस्ट बोलते हो। और एक बना दी कंकरंट, जिसको आज भी आप कंकरंट कहते हो, समवर्ती सूची। और क्या कहा? फेडरल लिस्ट के अंदर जितने भी विषय हैं उन पे कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी। ठीक है, और प्रोविंशियल लिस्ट में जितनी चीजें हैं उन पे सिर्फ प्रांतीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। और कंकरंट में दोनों बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे विषय हैं जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, उनको क्या नाम दिया? रेजिडुअरी पावर। जो इन तीनों में ही नहीं है उनको क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां, बची खुची शक्तियां। कुछ ऐसे विषय होंगे जो तीनों में ही नहीं है, जैसे आज के दिन भी है साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी, आज के दिन भी है। ना तो वो यूनियन लिस्ट में, ना वो स्टेट लिस्ट में, ना वो कंकरंट लिस्ट में। वो साइबर जो थ्रेट है आज के दिन, आज 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची के अंदर 3 लिस्ट बांटी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरंट लिस्ट। और 1935 में भी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरंट बांट दी थी। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस समय वायसराय को दी गई थी, आज के दिन प्रेसिडेंट के हाथ में है। वायसराय को दे दी कि बची खुची जितनी शक्तियां हैं, जो विषय तीनों में ही नहीं है, वो हम वायसराय को दे रहे हैं। अवशिष्ट का मतलब ही होता है बची खुची। तो जो हमको चाहिए था, जिसकी जगह इन्होंने दायर की, समझ तो ये तब भी गए थे कि ये मांग क्या रहे हैं, पर हमको जितने टाइम तक डिले कर सके वो उन्होंने किया। और फाइनली उन्होंने ये 3 लिस्ट जो है वो हमको बना के दे दी। इंडियंस वर हैप्पी। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर और क्या की गई? अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है इनमें कितने कितने विषय थे। इसमें 59 थे, इसमें 54 सब्जेक्ट्स थे, और इसमें 36 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, 59, 54, 36। आपका सवाल ये है आज के दिन यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में कितने हैं, और कंकरंट में कितने हैं? फटाफट मुझे बता देंगे आज के दिन कितने कितने आते हैं। आज के दिन सेम है संदीप सैनी। किसमें किसमें? ये 67, 47, 100 कौन है भैया? होमवर्क है तुम्हारा, पता करके आना। सब किसी का भी मैच नहीं कर रहा। दूसरी चीज इन्होंने और क्या किया, कल आते ही पहले सवाल पूछूंगी मैं पॉलिटिक्स क्लास में। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने अभी तक जो बाई कैमरलिज्म था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे किया था, अपर हाउस और लोअर हाउस करके। अब इन्होंने अब इन्होंने 11 में से 11 में से 6 प्रोविंसेस में, 11 में से 6 प्रांतों में, 6 प्रोविंसेस में द्विसदनात्मक शासन चला दिया, बाई कैमरलिज्म ले आए। ये कौन कौन से थे? ये था बंगाल, ये था बिहार, ये था मद्रास, ये था मुंबई, बॉम्बे कहते थे उस समय। ठीक है, ये था यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज के दिन आपने बांटा है अलग अलग, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड करके ऐसे। यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जिसको पहले कहते थे।
संयुक्त प्रांत, पहले ऐसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, बाद में इसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे बांटा गया है। ठीक है, और असम, ठीक है, असम, यहां पे इन 6 जगह पे इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 हिस्सों में बांट दिया, द्विसदनात्मक, वही अपर हाउस लोअर हाउस, ये कर दिया। ठीक है, कहा कितने में, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली ले आए और राज्यों को, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी कि तुम अपने विषय अपने हिसाब से बना सकते हो। मिनिस्टर्स के हाथ में ये ताकत दे दी कि ठीक है तुम अपने अपने स्टेट्स के लिए, लेकिन उतने ही एरिया में तुम्हारे बने हुए कानून चलेंगे जितने में तुम्हारा एरिया बटा हुआ है। यानी बिहार का मंत्री कानून बना रहा है तो वो बिहार में ही लागू होगा, बॉम्बे वाला बॉम्बे में ही लागू होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे कर दी गई। और क्या किया यहाँ पे, और क्या किया यहाँ पे, और डायरेक्ट इलेक्शन तो पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, जनरल की कुछ सीटें, जनरल की कुछ सीटें डिप्रेस्ड क्लास को आरक्षित कर दी, जो पहले अनाउंस किया था 1932 में, डिप्रेस्ड क्लास के लिए आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी, जैसा बात हुई थी पूना पैक्ट में। और कुछ सीटें विमेन्स की और लेबर के लिए आरक्षित कर दी, विमेन्स और लेबर के लिए आरक्षित कर दी कुछ सीटें। ठीक है, बहुत कम, विमेन और लेबर के लिए आरक्षित कर दी। और क्या किया इन्होंने 1935 के अंदर, चौथा पॉइंट, जो इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो पूरे भारत के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज और योग्यता के आधार पर, और इसको मेरिट बेस कर दिया। ठीक है, जो योग्य होगा उसी को ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करेगा। 1937 से इसने काम करना शुरू किया। साथ में स्टेट लेवल पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी प्रोविंसेस पब्लिक सर्विस, जैसे आज के दिन आप देखते हो एचपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाले। और साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी इन्होंने मान्यता दे दी। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, कभी कभी 2 स्टेट मिलके आपका पेपर कंडक्ट कराते हैं, जैसे मान लो हरियाणा पंजाब मिलके जॉइंटली पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे पेपर ले रहा है। ठीक है, तो ये काम इन्होंने कर दिए। और क्या किया, जो 3% लोगों को वोटिंग राइट दिए थे पीछे कानून में, 3% लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए थे वो 14% कर दिए। 14% लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए, पर अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आया है, व्यस्क मताधिकार नहीं आया, वो आजादी के बाद ही आएगा, 1950 के बाद ही आएगा। ठीक है, 14% लोगों को वोटिंग राइट्स, ये वही लोग हैं जो प्रॉपर्टी वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं। 14% लोगों को वोटिंग राइट्स इन्होंने दे दिए। ठीक है, 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में, 1934 के अकॉर्डिंग 1935 में इन्होंने आरबीआई की स्थापना कर दी। कहां पे, कलकत्ता में। आरबीआई की स्थापना कर दी कलकत्ता में, कोलकाता जिसको कहते हो आप, कलकत्ता में। 1937 अक्टूबर में ये बॉम्बे आता है। ठीक है, ये बॉम्बे आता है, आज के दिन हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे ही है, लेकिन पहले ये कलकत्ता में ही बना था। और क्या किया यहाँ पे, और क्या किया गया, जो बर्मा था वो अलग कर दिया गया। बर्मा को, यानी म्यांमार जिसको आप आज के दिन कहते हो, म्यांमार, इसको सेपरेट कर दिया गया, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। और जो बीएन राव, बेनेगल नरहरि राव जो है, जो भारत के सलाहकार थे, उन्होंने बर्मा का संविधान बनाने में भी बहुत मदद की। ठीक है, बर्मा का संविधान बनाने में भी बहुत मदद की। और क्या हुआ, डिप्रेस्ड क्लास होता है जी पिछड़ी जाति। ठीक है रेनू, आपने पूछा मैम डिप्रेस्ड क्लास क्या थी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई कि छोटी बात भी आपने पूछ ली बिना हिचकिचाए हुए। और इसीलिए मैं कहती हूं कि डाउट्स पूछ लो, डाउट्स पूछ लो, पर टॉपिक से रिलेटेड। तुम्हारा डाउट ही एक होता है, मैडम अब 20 क्लास के बाद ये करें कि ना करें, ये
ये वाला फोल्डर करें कि ना करें, रिकॉर्डेड करें कि लाइव करें। तो टॉपिक रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इन्होंने क्या किया, बर्मा म्यांमार इसको सेपरेटेड कर दिया। सिंध जो है वो अलग बना दिया, सिंध प्रोविंस अलग बना दिया बॉम्बे से कार्व आउट करके। ठीक है, बॉम्बे से कार्व आउट करके सिंध प्रोविंस अलग बना दिया, ये काम इसके अंदर हो रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा एक नया प्रोविंस बना दिया, उड़ीसा एक नया प्रांत बना दिया, और सिंध एक अलग प्रांत बना दिया। ठीक है, साथ में इन्होंने क्या किया, ऑडिटर जनरल बना दिया, एक ऑडिटर जनरल बना दिया जो ऑडिटिंग करेगा पूरे भारत की, अकाउंट्स देखेगा। जैसे आज के दिन कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत की ऑडिटिंग के लिए ऑडिटर जनरल के कितना पैसा आया था, कहां खर्च हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है, फेडरल कोर्ट्स, यस फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी, जो मैंने यहां पे ये आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बताया है, इसी के साथ ही मैं आपको यहां पे बता रही हूं, यहां पे फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी, संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी, और भी इसके अंदर बहुत सारे बदलाव थे, बहुत सारी चीजें थी जो भारतीयों के हित में थी। लेकिन अभी भी जो फेडरेशन हमने मांगी थी वो पूरी तरीके से नहीं मिली। अब वो कैसे मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे, लिंग्विस्टिक रीजन थे, बहुत सारे रीजन थे सोनिया, वो म्यांमार के संविधान में पड़ते हैं। तो आप इस बात को समझे कि अभी भी हमने जो मांगा था वो पूरी तरीके से नहीं मिला, और उसकी कमी खुद हमारे देश के लोग थे, वो थे यहाँ के राजा। राजा लोग अभी भी ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर रह रहे थे, और ये जितने भी बदलाव ये किए जा रहे थे ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें मजा आ रहा था अपनी सुजरैनिटी में। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक इंडिया फेडरेशन बनेगा ही नहीं, इंडिया फेडरेशन बनेगा ही नहीं। अब आगे की लड़ाई में क्या होता है, अब इंडिया डोमिनियन स्टेटस मांगेगा, लेकिन भारत का अब समय बढ़िया चल चुका है। क्यों? क्योंकि अब हिटलर आ चुका है, हिटलर जो है ब्रिटेन पे आक्रमण करेगा, और ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये घबरा के भारत से मदद मांगेंगे। बस यही वो समय था जब भारत ने मौके का फायदा उठाया कि मदद तो हम करेंगे, ये हिटलर आपको जो पीटेगा उससे बचा लेंगे हमारे फौजी, लेकिन बदले में हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। गांधी जी ने प्रपोजल रख दिया कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है कि ठीक है हम आपको देंगे। ठीक है, और ऊपर पीछे हिटलर से भी चलो ठीक है, इनको दूसरा डर जापान से लग रहा था। जापान भी जैसे ये एक इंपीरियल पावर थे ना, दूसरे देशों को उपनिवेश बनाने में लगे हुए थे, ऐसे जापान भी उस समय एक इंपीरियल पावर था, और जापान की नजर थी इंडिया पे, जापान चाहता था कि मैं इंडिया को कब्जा कर लूं। अब इनको क्या डर था कि अगर इंडिया जापान ने ले लिया तो हमारा बहुत बड़ा मुनाफा चला जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि सिंगापुर आप ले लो, कोई बात नहीं। ब्रिटिशर्स को यह लग रहा था कि कम से कम 100 साल लग जाएंगे जापानियों को सिंगापुर लेने में, और भारत तक में तो बहुत बाद में आएगी, तब तक सारी डोर हमारे हाथ में हालेगी। लेकिन जापानियों ने क्या किया, सिंगापुर को सिर्फ 4 महीनों में हथिया लिया। अब नजर है कहां पे, इंडिया में। अब ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकना है, जापान का भी यही मकसद है, चाहे कोई भी पर्पज से वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों का भी यही मकसद है ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना। तो इधर से हमारे सुभाष चंद्र बोस जापानियों से हाथ मिला लेंगे कि ठीक है आपका और हमारे दुश्मन सेम है, तुम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो, हम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, और आजाद हिंद फौज और ये सारी चीजें अब स्थापना होंगी, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, और जो ये क्लास है उसमें आपको डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। कंसेप्ट समझ आने बहुत जरूरी है आज के एग्जाम को पूरा करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन इज गेटिंग टफर डे बाय डे। इतना टफ होता जा रहा है कंपटीशन के आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि सवाल कहां से निकल आते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो है वो पूछ लेते हैं जिसको हम मिस कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूं क्लास को ध्यान से सुना कीजिए, और अब पूछ लीजिए तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं इधर उधर वाले फोल्डर वाले, जो भी डाउट्स हैं पूछ लीजिए। 5 मिनट में इंतजार कर रही हूँ, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं।
स्टोरी ही है हर सब्जेक्ट में। पूजा, चंडीगढ़ के बैच में 2026-27 का फोल्डर बना हुआ है और वो सबसे ऊपर है, और जो क्लासेस उसमें है वो ही आपको करनी है। पेपर ए के लिए अमनजोत, आपका कौन सा बैच है मुझे बताना एक बार। आपके फोल्डर्स में कॉमन के नाम से कॉमन 2026-27 के नाम से फोल्डर है, तो जो पेपर ए की तैयारी कर रहे हैं चंडीगढ़ वाले वो वाली 430। क्वेश्चन करो मोनिका। रमनप्रीत कह रही है पंजाब कैडर में लक्ष्मीकांत की बुक नहीं है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डलवा रही हूँ 8वां एडिशन। एस्टेट का भी कुछ नहीं पता, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा, अभी उसको छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। पूछ रही हो कि बता रही हो रेखा? पूछ रही हो कि बता रही हो ये बात? जो चीजें नहीं आ रही है ना पूजा, सिर्फ वो ऐड ऑन कर लो। जिन्होंने नोट्स पहले बना रखे हैं मेरी पुरानी क्लासेस को देख के, वो जो भी इसमें अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें नई हैं अब की बार, उनको ऐड ऑन करते रहना। जनसंख्या, ज्योति जनसंख्या, जैसे मान लो भारत के 100 लोग हैं, उसमें से पहले 3 लोग को ही वोट का अधिकार था, फिर वो 14 लोगों तक बढ़ गया, इसका मतलब ये है ज्योति। 10 to 12 डेज लेने की जरूरत नहीं है किसी को लक्ष्मीकांत बुक, किसी के पास है तो ठीक है, और किसी के पास पुराना एडिशन है तो नई बातें जो बता रही हूँ उसको ऐड ऑन कर लेना। ये मैं 8वां एडिशन बिल्कुल लेटेस्ट यूज कर रही हूँ, और मैं इसको फोल्डर में डलवा रही हूँ, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। अभी कुछ कंफर्म नहीं है रेखा, ये किसी को कंफर्म नहीं है, तो जिनके भी कॉल आ रही है मेरे पास चंडीगढ़ पीजीटी पॉल साइंस के लिए, मैं उनको होल्ड पे रख रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है आएंगी कि नहीं आएंगी। तुम बहुत सारे बैचेस के चक्कर में मत पड़ो, ये बैच भी ले ले वो बैच भी ले ले, एक बार जो चल रहा है उसको पढ़ो। नवंबर में चंचल, चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी का बैच नवंबर में एक्सपेक्टेड है। हाँ संतोष, क्योंकि मैंने डेज बांट दिए हैं मंजीत। मंडे ट्यूसडे नहीं आएगी, वेडनेसडे थर्सडे आएगी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको करनी है वो मैंने 26-27 के फोल्डर में ही डाल दी है, और वो ही आपको करना है, उसके अलावा कोई फोल्डर आपको देखना ही नहीं है। क्या नाम है, सुखजिंदर कौर, ये पॉलिटिकल साइंस में ये फोल्डर बनाना बाकी है, वो मैं बना दूंगी। हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल लाइव होंगी शिवानी, एंशियंट चल रही है, इसके बाद मॉडर्न शुरू करूंगी, मेडिवल बाद में करवाऊंगी। अंजू 3, स्क्रीनिंग के बैच में 3 क्लासेस लाइव चल रही हैं, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मैं ही करवाऊंगी एमसीक्यू टॉपिक रिलेटेड, जो आप पूछ रहे हो पंजाब के लिए, लेकिन जिस समय डेट्स अनाउंस हो जाएंगी उसके बाद। अभी कोई न्यूज नहीं है एचटेट रिलेटेड। चंडीगढ़ और एचटेट एक बैच से निकल जाएगा बशर्ते इकोनॉमिक्स, चंडीगढ़ की इकोनॉमिक्स अलग है, चंडीगढ़ की इकोनॉमिक्स अलग है, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। नहीं पता अंजलि, ये एचटेट वाले ग्रेस मार्क्स अभी किसी को नहीं पता, और जो यूट्यूब पे भी कुछ कुछ बोल रहे हैं ना इतने नंबर मिलेंगे उतने, किसी को कुछ नहीं पता, सब व्यूज के लिए अंदाजे मार रहे हैं। जिसको एंशियंट हिस्ट्री भी चाहिए वो हिस्ट्री स्पेशल ले सकता है। एंशियंट हिस्ट्री चंडीगढ़ में नहीं है तो उनके फोल्डर में ऐड नहीं हो रही है। थिंकर्स जो हो चुके हैं वो तो आप रिकॉर्डेड देखिए, जो नहीं हुए हैं वो हम लाइव करेंगे। इको फोल्डर्स में है, कीजिए वहां से, और जो नहीं है वो भी लाइव में करेंगे हम,
जो टॉपिक्स दो तीन टॉपिक्स हैं जो अभी नहीं है वो लाइव में करेंगे। ठीक है, अब मैं कर रही हूं क्लास को एंड। चंडीगढ़ के बैच में चंडीगढ़ की इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल है रेखा। ओके, वेरी गुड अंजू, करते रहो, बढ़ते रहो आगे। चलो जी, ठीक है, बाय बाय।